नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट 2024 की परीक्षा चल रही है 18 मई से, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग की महामैराथन क्लास मैं इस यूट्यूब चैनल पे ले रहा हूं। मैंने पीछे 6 सेट्स करा चुके हैं, आज ये 7वां सेट्स है और 18 मई से जो परीक्षा हो रही है उस परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं लगातार परीक्षा पे नज़र बनाए हुए हूँ, तो जो टीचर स्टूडेंट है, जो एजुकेटर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके द्वारा फीडबैक मुझे मिल रहा है कि सर ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, बस थोड़ी बहुत इधर उधर वर्ड्स का चेंजिंग है, लेकिन सवाल लगभग इसी तरह के हैं। तो ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर इसे देखिए। 7 सेट का ये 7वां सेट आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ। इससे 6 सेट्स मैंने करा चुका, तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा आर्ट ऑफ टीचिंग का प्लेलिस्ट, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, बिहार स्टेट 2024 के आर्ट ऑफ टीचिंग के महामैराथन क्लास में आपका स्वागत है। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। एक सूचना दे देते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहें। और हाँ, लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, और यदि कोई राय या किसी भी तरह का सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए, आज के सेशन का शुरुआत करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं बिहार विद्यालय, ये तो शिक्षण कला अनदक्षता है, इसके बारे में आप जानते हैं। शिक्षण कला से 30 सवाल और अनदक्षता से 10 सवाल, जिसमें 5 मैथ से और 5 रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो ये 30 सवाल महत्वपूर्ण है, और फिर 10 सवाल जो जीएस के हैं वो, और 10 सवाल मैथ और रीजनिंग से, कुल 50 सवाल है। सेट नंबर 7 है। तो चलिए, पहला सवाल ये रहा आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। शिक्षण के स्तंभ हैं, तो जो टीचिंग है उसका जो पिलर है वो क्या है? तो टीचिंग का जो पिलर है वो 3 पिलर यहाँ है, वो तीनों दिया हुआ। पाठ्यक्रम तो है ही, अनुदेश, आकलन और उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के स्तंभ में ये तीनों शामिल है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ डिटेल्स लाए हैं आपके लिए। रायवर्ण के अनुसार, ये याद रखिए, हो सकता है ये पूछ दे। रायवर्ण के अनुसार शिक्षण के 3 स्तंभ हैं। रायवर्ण के अनुसार शिक्षण के 3 स्तंभ हैं, वो कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये रायवर्ण साहब ने कहा। इसी प्रकार शिक्षण स्तंभ का अर्थ है शिक्षण की आधारभूत घटना या तत्व जिसमें पाठ्यक्रम, अनुदेश और आकलन तीनों शामिल है। तो सही जवाब डी। अगला सवाल लेते हैं। शिक्षण का परिणाम है, शिक्षण का क्या परिणाम है? भाई, शिक्षा का एक ही परिणाम है, व्यवहार में परिवर्तन। व्हेन चेंज योर बिहेवियर। यदि आप शिक्षित हैं, आपके पास एजुकेशन है, तो आपका व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल आपके पास डिग्री है, तो शिक्षा का वो कोई परिणाम नहीं है। तो यहाँ है डिटेल्स में कि शिक्षा का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन है। शिक्षण से व्यक्ति में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन व्यक्ति के व्यवहार में परिलक्षित होता है। तो वो कहते हैं ना, असली ज्ञान तो व्यवहार में दिखता है, वरना डिग्रियां तो कागजों में होती है। तो चलिए, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा 5E मॉडल आधारित है। तो जो 5E मॉडल है वो सीधी सीधी ये फैक्चुअल सवाल है, याद रखना है, रचनावाद के सिद्धांत पर। तो शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर 5E मॉडल आधारित है। आप वीडियो पॉज करके डिटेल्स को भी पढ़ सकते हैं। जहां डिटेल्स के द्वारा कोई अन्य सवाल बनेंगे वहां मैं आपको डिटेल्स बताता चलूंगा। तो यहाँ पे लिखा है 5E मॉडल शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर आधारित है। 5E मॉडल में छात्रों को एक समस्या या प्रश्न का सामना करने के बाद अपने स्वयं के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व। क्या लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है? तो विद्यालय में जो लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है, विषय वस्तु की पहचान के लिए। तो विषय वस्तु की पहचान के लिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। शिक्षक के कार्य की पहचान के लिए जरूरत नहीं है विद्यालय में। प्रधानाध्यापक के कार्य की पहचान कोई नहीं, ये नहीं। विषय वस्तु की पहचान के लिए विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व। तो विद्यालय के अंदर लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व क्या है दोस्तों? तो विषय वस्तु की पहचान है। क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं। ब्लूम की व्यवस्था वर्गीकरण व्यवस्था है, बिल्कुल सही जवाब है।
ये ऑप्शन करेक्ट है, वर्गीकरण व्यवस्था है। ब्लूम साहब ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों में 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी उसे कहते हैं। वर्गीकरण की व्यवस्था उन्होंने 6 दिए, उसमें 6 कौन कौन है? तो ज्ञान, समझ, ज्ञान होगी तो समझ होगी, फिर आप उसका अनुप्रयोग करेंगे, एप्लीकेशंस, और फिर उस आप एनालाइज करेंगे, विश्लेषण, फिर उसको संश्लेषित करेंगे और फिर आपका मूल्यांकन। तो ब्लूम की व्यवस्था एक वर्गीकरण व्यवस्था है। अगला सवाल लेते हैं, करके सीखने के प्रतिपादक कौन थे? टीचिंग में सबसे बेस्ट होता है करके सीखना, या स्टूडेंट को सिखाने के लिए सबसे बेस्ट होता है करके सीखना। किसी भी व्यक्ति व्यवस्था को अगर आप करके सिखाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। आप देखिए, माँ अगर बच्ची को, लड़का या लड़की, माँ अगर लड़की को रोटी बनाना सिखाती है तो कितना भी बोल दे कि बाबू 1 kg में इतना पानी देना है, ये वो, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिन उसको आटा पानी सब दे दीजिए, वो गूंथेगी, 1-2 दिन के बाद वो खुद से रोटी बनाना सीख जाएगी। तो करके सीखने के प्रतिपादक थे जॉन डेवी साहब। तो उनका कहना था कि बच्चे जितना खुद से करेंगे उतना सीखेंगे, करके सीखिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, निगमन विधि की खामियां क्या है? देखिए, निगमन विधि होता क्या है? तो निगमन विधि क्या होती है? ये विधि की पूछा जा रहा है खामी। तो तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त है, रटने को बढ़ावा देता है, भूलने की प्रवृत्ति होती है, उपयुक्त सभी, ये सभी है इसमें। क्योंकि निगमन विधि क्या होती है? ये तथ्यों पे आधारित होती है। जब आप किसी ज्ञात तथ्यों को बताते हैं और फिर उसका उदाहरण देते हैं, यानी कि बच्चे को सीधा सीधा तथ्य आप रटा देते हैं, तो ये विधि रटवाने की विधि को बढ़ावा देता है, केवल तथ्यों को याद कराता है, समझाने की कोशिश नहीं करता। देखिए, कोई भी चीज़ कब आप समझते हैं? जब आपको कोई उदाहरण दिया जाता है, फिर उससे आपको समझाया जाता है। लेकिन वही कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए, उसके बाद उदाहरण दे दिया जाए। तो एक निगमन विधि होती है, एक आगमन विधि होती है। तो निगमन विधि जो होती है उसमें स्टेटमेंट और एग्जाम्पल, आगमन विधि में एग्जाम्पल और स्टेटमेंट। तो बच्चे को सिखाने के लिए सबसे अच्छी है कि पहले उसे एक एग्जाम्पल्स दिया जाए, फिर। तो निगमन विधि की अपनी एक वैल्यू है, एक खामी है, और आगमन विधि की अपनी एक वैल्यू, खामी है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में, किसने बताया है? तो डेविड एच हार्लेड ने कहा। डेविड एच हार्लेड, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है। डेविड एच हार्लेड ने कहा कि कार्य विधि शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने कहा कि कार्यभार विधि छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें सक्रिय भागीदार बनाती है। तो डेविड, ऑप्शन बी सही होना चाहिए, लेकिन विकल्प ए आयोग ने दिया था, इसलिए डगलस गलत हो जाएगा। ये डीवी है, डेविड एच हार्लेड ने कहा। तो डेविड डीवी है। वैसे तो अगर सही जवाब होना चाहिए तो डेविड एच हार्लेड ऑप्शन देना चाहिए आयोग को, कभी कभी हो जाता है। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, इसलिए ऐसा हुआ है। पाठ योजना प्रक्रिया है। तो पाठ योजना, लेसन प्लान प्रक्रिया है, बिल्कुल प्रक्रिया है। अध्याय नियोजन की, विषय नियोजन की, शिक्षण कार्यनीति, एकदम तीनों है, उपरोक्त सभी। तो पाठ योजना एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एक विशिष्ट पाठ के लिए अध्याय, विषय, प्रक्रिया और शिक्षण कार्यनीति सभी को योजनाबद्ध करते हैं। तो लेसन प्लान पूरी तैयारी करते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है, हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है। हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है। वर्गीकरण हार्वर्ड अधिगम का एक चरण है। सॉरी, यहाँ पे अधिगम होना चाहिए, एक चरण है। हार्वर्ड अधिगम एक अधिगम सिद्धांत है जो छात्रों को नई जानकारी को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत 4 चरणों पर आधारित होता है: विभेदन, वर्गीकरण, संबंध, दिशा और निर्देश। अतः हार्वर्ड अधिगम में एक चरण वर्गीकरण है। विकल्प सी गलत है, सही उत्तर विकल्प बी होगा। विकल्प सी संबंध है, विकल्प वर्गीकरण। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ देखें डिटेल्स में, तो विभेदन, वर्गीकरण, संबंध और दिशा निर्देश सभी हार्वर्ड अधिगम के एक चरण में है। तो वर्गीकरण ज़्यादा सटीक ले आ जाता है, लेकिन सभी आंसर सही होना चाहिए था। तो आयोग ने ऐसे उत्तर माने, ये भी प्रीवियस सवाल है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। माइक्रो टीचिंग किस पर आधारित है? शिक्षण सामग्री पर, शिक्षण विधि पर, शिक्षण कौशल पर। तो आपको पता है
टीचिंग स्किल के लिए सूक्ष्म शिक्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण कौशल है जिसमें शिक्षक एक विशिष्ट शिक्षण कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करते हैं। तो शिक्षण कौशल इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, अनुदेशन से कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है? तो अनुदेशन से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें के माध्यम से शिक्षक को छात्रों को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। तो अनुदेशन के उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की समझ शामिल होती है, अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। ज्ञानात्मक अनुदेशन से कौन सा उद्देश्य की प्राप्ति होती है? ज्ञानात्मक। अगला सवाल लेते हैं, पुनर्वलन कौशल का उपयोग किया जाता है छात्रों को प्रोत्साहन करने हेतु, एकदम सही जवाब है। अधिगम रुचिकर हेतु, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। पुनर्बल कौशल का उपयोग छात्रों को अपने अधिगम का पुनरावलोकन करने, अपनी त्रुटियों को सुधारने और अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए पुनर्वलन कौशल क्या है, जिससे अंग्रेजी में हम लोग ये कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा कोई चीज़ सीखा हो, थोड़ा सा पीछे रह गया, तो हम उसे पॉजिटिव फीडबैक दे, पुनर्वलन दे, ताकि वो अपनी त्रुटियों को सुधार करे और आगे चलकर फिर उस गलती से सीख कर एक बेहतर व्यवस्था को बनाए, एक बेहतर आंसर लिख पाए। कक्षा का परिस्थितिकीय तंत्र आधारित होना चाहिए। तो कक्षा जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो आधारित होना चाहिए, एकदम नेचुरल होना चाहिए भाई साहब, नेचुरल प्राकृतिक तत्व। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक प्रणाली है जिसमें जीवित और निर्जीव घटक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो जो हमारा शिक्षक और कक्षा के माहौल के बीच एक संतुलन हो, इसके लिए प्रोत्साहित करना होता है। इसमें सबसे नेचुरली होना, हमारा शिक्षक, हमारा क्लासरूम नेचुरल होना चाहिए, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर के एक बेहतर नेचुरल व्यवस्था बनाए, ताकि अधिगम सरल रूप से। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है? बिल्कुल होती है। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका किसकी होती है? छात्रों की होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भौतिक वातावरण बनाएगा छात्र ही नहीं, शिक्षक एक होते हैं, छात्र बहुत सारे होते हैं। अगर छात्र शांति से व्यवस्थित रहेंगे तभी माहौल बनेगा। चलिए अगला सवाल है, पाठ्य पुस्तक का महत्व। भाई पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है? छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार, अरे सब कुछ है भाई साहब इसका उद्देश्य। छात्रों को बाहरी दुनिया से तो परिचित कराता ही है, ज्ञान देता ही है, लिखने, पढ़ने और बोलने की कौशल देता है, उपर्युक्त सभी। तो हैरोलिक के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभव, भावनाओं, विचार तथा प्रवृत्ति व मूल्यों के संचय का साधन है। तो पाठ्य पुस्तक छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराता है, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक दुनिया का ज्ञान कराता है, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक छात्रों को बोलने, लिखने और पढ़ने का कौशल देता है, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण के प्रकरणों की सीमा को भी निर्धारित करता है, हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है सवाल में। तो ये कुल चारों पॉइंट्स पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही हमें मिलती है। अगला सवाल लेते हैं, पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है? बिल्कुल निभाता है। व्यक्तित्व विकास में, शैक्षिक विकास में, ए और बी दोनों। तो देखिए पुस्तकालय में जब आप जाते हैं क्या करने? पढ़ने जाते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप खुद से होता है, लेकिन पुस्तकालय में जाके आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां शैक्षिक विकास हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? भाई साहब धैर्यवान तो शिक्षक को होना ही चाहिए। यहाँ पूछ रहा है नहीं, यानी हमें निगेटिव को खोजना है दोस्तों। विनम्र होना ही चाहिए शिक्षक को, सहनशील भी होना चाहिए, अगर कोई बच्चा उग्र हो गया तो आपको सहना ही है। अंधविश्वासी, भाई साहब शिक्षक को वैज्ञानिक होना चाहिए, तो यहाँ अंधविश्वास का तो कोई वैल्यू नहीं, ये निगेटिव वर्ड है, जो हमारा आंसर हो जाएगा टी। शिक्षक वो होता है जो अपनी ज्ञान की ज्योति से हमें प्रकाशित करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक एक समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है जो शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों में शिक्षा देता है। एक शिक्षक को निम्न गुण आवश्यक है। तो क्या क्या गुण होना चाहिए हमारे एक आइडियल टीचर को, एक आदर्श शिक्षक को? तो सबसे पहला बात, आदर्श शिक्षक धैर्यवान हो, पेशेंसेबल हो, विनम्र हो, पोलाइट हो, सहनशील हो, विवेकवान हो, यानी उसके अंदर नॉलेज हो, चरित्रवान हो, सहज, सरल और शीतल हो। ये सारे गुण एक आइडियल टीचर में होने चाहिए। एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या क्या आवश्यक है?
तो एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक है शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता, अपने संगठन के लिए प्रतिबद्धता। भाई आप एक बेहतर टीचर तभी हो जब आप शिक्षण के लिए प्रतिबद्ध हो, संगठन के लिए नहीं। तो ये सब नेगेटिव वर्ड है, आप पॉजिटिव लीजिए, शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता। तो एक आइडियल टीचर के गुण ये होना चाहिए, वो प्रभावशाली हो, शिक्षण के लिए प्रतिबद्ध हो, आत्मविश्वास हो, प्रेरित करने की क्षमता हो, अच्छा सलाहकार हो, छात्रों के प्रति प्रेम रखे, निर्देश विषय का ज्ञान हो, शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, मनोविज्ञान का ज्ञान हो। तो ये सारे लक्षण हमारे एक बेस्ट टीचर में होना चाहिए। अगला सवाल, शिक्षण हेतु मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किस में सुधार के लिए हेतु? तो मानसिक उद्दोलन सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, सृजनात्मक। तो शिक्षण हेतु सी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया जाता है। क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं। 21 उपलब्धि परीक्षण डैश है। उपलब्धि परीक्षण डैश है। तो मानक परीक्षण है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, शिक्षक निर्मित परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होगा? तो चलिए इसके डिटेल्स से। उपलब्धि परीक्षण एक शिक्षक निर्मित परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण है। शिक्षक निर्मित परीक्षण वे हैं जिनका निर्माण शिक्षकों द्वारा अधिकांशतः अपने कक्ष के भीतर ही किया जाता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण के निर्माण शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की अधिगम प्रक्रिया के आकलन के लिए तथा यदि उस विशिष्ट विषय वस्तु या अवधारणा में कोई अधिगम कठिनाई है उनकी पहचान के लिए किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण क्या है? एक शिक्षक निर्मित परीक्षण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। इकाई परीक्षा है, यूनिट एग्जाम क्या है? इकाई परीक्षा एक निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन ए। निर्माणात्मक आकलन को कई लोगों द्वारा सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। तो ये इकाई परीक्षण क्या है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी कि छोटे से यूनिट्स में आपने क्या सीखा इसके लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन करते हैं, जिसे कभी कभी हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं, सीखने के लिए आकलन। एक होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन तो एकदम लास्ट में होता है, ऑल चीज टेस्ट होता है मूल्यांकन में। लेकिन आपने कितना सीखा किसी चैप्टर को, किसी यूनिट को, किसी लेसन को, उसके लिए हम लोग आकलन विधि का यूज करते हैं। अगला सवाल, निर्धारण मापनी है एक गुणात्मक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। लेखन तकनीक नहीं, मात्रात्मक नहीं, कहता है निर्धारण मापनी। तो निर्धारण मापनी एक गुणात्मक तकनीक है जो किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा, उसकी तीव्रता, बारंबारता के संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 24 पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं शिक्षण को रोचक बनाती हैं। तो कौन कौन इससे संबंधित नहीं है भाई? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रुचि का विकास। तो आपको पता है पाठ के सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो नैतिक विकास तो होता ही है पाठ से, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास आदि पाठ सहगामी क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। तो पाठ सहगामी क्रियाएं शिक्षण को, चलिए डिटेल्स पढ़ते हैं पहले। पाठ्य सहगामी क्रियाएं शिक्षण को रोचक, सुग्रह बनाने में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बिना अध्ययन में श्रेष्ठता उत्पन्न नहीं होती है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि पाठ सहगामी क्रियाओं पर पर्याप्त बल दिया जाए। नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास आदि पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित हैं। यानी कि ये इनमें से सभी एक ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, रुचि का विकास, ये सब पाठ्य सहगामी क्षेत्र में ही होते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? नॉर्मल सी बात है, पाठ्यचर्या किसके लिए है? विद्यालय के लिए, समाज के लिए थोड़े आप पाठ्यचर्या बनाते हैं, घर के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए नहीं। पाठ्यचर्या एक शैक्षणिक संस्थान के मार्गदर्शन में शिक्षार्थी को दिए जाने वाले शैक्षिक अनुभवों और गतिविधियों की एक औपचारिक योजना है। यह विद्यालयों में अधिक संरचित है और उच्च शिक्षा में अधिक लचीली होती है।
पाठ्यचर्या सामाजिक संस्कृति को दर्शाता है तथा यह शिक्षार्थियों को उनके व्यवहार को बदलने के लिए उनके समाज के क्रियात्मक सदस्य बनने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जो कि एक विद्यालय का सिस्टम है। अगला सवाल लेते हैं, अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है? तो अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है? अनुभव, ये तो होगा ही, सामान्यीकरण ये भी होगा, विश्लेषण ये भी होगा, मूर्त ये नहीं होना, अवधारणा। चलिए डिटेल्स में देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम उस सुविधा की खोज करते हैं जो बड़ी संख्याओं के लिए सामान्य है और उन्हें एक ऐसे प्रतीक के साथ जोड़ते हैं जो उसके बाद अन्य समान वस्तुओं पर लागू हो सकता है, अवधारणा निर्माण कहलाती है। अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में निम्न तत्व शामिल हैं: अवलोकन या अनुभव, सामान्यीकरण, विश्लेषणीकरण, वर्गीकरण, अमूर्तता है। तो मूर्तता नहीं है, अमूर्तता होगी, क्योंकि मूर्त का मतलब क्या होता है? जो आपके सामने है, मूर्त रूप से खड़ा है। जैसे मेरे सामने ये मेरा सिस्टम है, कंप्यूटर है, कैमरा है। अमूर्त क्या है? जैसे मेरे पास नहीं है, जैसे अभी मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, अमूर्त है। मैं कंसेप्ट बिल्ड करता हूँ उसको सोच के। तो जब आप किसी चीज के बिना देखे अपने माइंड में उस चीज को एक अवधारणा के रूप में लेते हैं तो उसे कहते हैं अमूर्त। अमूर्त का मतलब आपके सामने है। तो यही है हमारा सही जवाब, जो इसमें नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, नहीं पूछ रहा है। अगला सवाल लेते हैं, सीखने का पठार। भाई सीखने का पठार क्या है? सीखने का पठार का मतलब होता है, पठार का मतलब क्या है? चीजें सामान्य हो जाना। तो सीखने की उस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, तो अधिगम में क्या आ जाएगी? बाधा। अगर पूछा जाए सीखने का पठार क्या है, तो अधिगम में बाधा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब डिटेल्स पढ़ते हैं। सीखने की इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, इस अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समानांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती है। इस सपाट स्थल को अधिगम का पठार या सीखने का पठार कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक बात समझाई गई है कि एक बच्चा है जो 0 से सीखना शुरू किया और ये यूनिट 10 पे गया 5 दिन में, फिर इसका मतलब ये इसकी सीखने की बढ़ रही है। अब यहाँ आके ये बंदा रुक जा रहा है, तो अब इसका ये जो सिस्टम है वो सीधा चल रहा है। फिर यहाँ आकर के ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है पुनः गति में। अब यहाँ आकर अगर ये सीधा चलने लगा, यानी कि अभ्यास के दिन तो बढ़ रहे हैं लेकिन इसकी इकाई नहीं बढ़ रही है, तो उसे कहते हैं सीखने का पठार। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? कुछ नया करके करने को सीखना, क्रियात्मक अवस्था, प्रवाह, अभिग्रहण, ये नहीं है। क्योंकि ये नेगेटिव हमसे पूछ रहा है तो ये नेगेटिव है। बाकी सब तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया तो है ही यार। कुछ नया करना, क्रियात्मक अवस्था, प्रवाह, ये सारे कुछ हैं। अगला सवाल लेते हैं, रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है? बिल्कुल है। तो रेडियो से आप क्या करते हैं? सिर्फ ऑडियो सुनते हैं, यानी कि ये श्रव्य सिस्टम है, सुनने वाला। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रेडियो एक प्रकार की श्रव्य शिक्षण सामग्री है। भाषा और साहित्य के शिक्षण के लिए रेडियो एक बेहतरीन माध्यम है। श्रव्य उपकरण का तात्पर्य ऐसे अधिगम सहायक सामग्री से जिसमें केवल सुना जा सके, केवल ऑडिबल। माफ कीजिएगा, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, बगल में सड़क है, इस वजह से थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे आप। अच्छी पाठ्य पुस्तक। यदि वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सभी स्टेट परीक्षार्थी को शेयर कीजिए जो पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हैं, चूंकि आर्ट ऑफ टीचिंग सबके लिए कंपलसरी है, तो सारे बच्चे इसे देखकर लाभ ले सकते हैं। वैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 18 मई से हमने एग्जाम पे नज़र भी बनाया, तो ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है जिसमें श्रव्य सामग्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आयोग के उत्तर से श्रव्य दृश्य सामग्री। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में श्रव्य का मतलब क्या? सुनना। दृश्य का मतलब देखना। दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य ऐसी सामग्री से जो पाठ को ध्वनि और चित्रों दोनों रूप में प्रभावित करे। तो बुक में क्या होगा? बुक में तो ध्वनि होगी और चित्र होगी। क्लियर है? ध्वनि और चित्र। तो ध्वनि यानी कि सुनना और दृश्य यानी कि चित्र। तो ये दोनों मिलाकर के ऑप्शन कहीं देना चाहिए आयोग को, बट आयोग ने ए ऑप्शन दिया है। बट एज ए एजुकेटर मेरी समझ में ये श्रव्य और दृश्य दोनों हो सकता है, क्योंकि कहता है अच्छी पाठ्य पुस्तक।
तो एक अच्छा पाठ्य पुस्तक जो होगा वो क्या देगा? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक एक अच्छा दृश्य दे हमें, एक अच्छा चैप्टर दे हमें, और साथ ही साथ उसके अंदर जो साउंड हो, जो लिखी हुई बातें हो, वो एक अच्छा बैठ हो, तो दोनों ही होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल अब जीएस से आएगा। आपको भी पता है दोस्तों कि जो 10 सवाल आते हैं वो जीएस से आते हैं। 1 to 30 आर्ट ऑफ टीचिंग, और 31 से लेकर 40 तक आपको 10 सवाल जीएस के मिलेंगे। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो जो 1857 की क्रांति हुई जिसमें बिहार में वीर कुंवर सिंह थे, तो ये पूछा जा रहा है रोहिलखंड में, तो वहां थे अहमदुल्लाह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चूंकि ये जीएस का सवाल है तो यहाँ आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला के? तो नीलगिरी जो पर्वत है उसी की चोटी है यहाँ डोडा बेट्टा, नीलगिरी पर्वत की चोटी। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? 10% है मात्र। निर्यात आय में कृषि का योगदान सबसे कम है। वीर कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो हमारे जो वीर कुंवर सिंह बिहार के थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में आरा जगदीशपुर से लड़ाई की फूंक फड़ी थी। वो वहाँ के जमींदार थे, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। लास्ट में उन्होंने डगलस नामक अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत के किस देश के बीच चलती है? तो भाई सब ये जहां मित्र की बात आ जाए, बंधन बांधने की बात आ जाए, तो आप बांग्लादेश लगा लेंगे, और जहां समझौता की बात आए वहां पाकिस्तान लगा लें। क्लियर है? तो खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। गौरतलब है कि बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और बांग्लादेश के खुलना के बीच चलती है, वहीं मैत्री एक्सप्रेस भारतीय शहर कोलकाता को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से जोड़ती है। तो बंधन और मैत्री दोनों बांग्लादेश के साथ है, जबकि समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान के साथ। डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे डैश के उदाहरण हैं। तो डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ये हमारे प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होंगे, यानी ये प्रदूषण ही रहेंगे। इसका पुनः चक्रण नहीं होगा, पुनः ये गल के खराब होकर के फिर से नेचुरल नहीं बन सकते। यानी बायो में ये डिग्रेडेबल नहीं है, गैर डिग्रेडेबल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है? इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, यहाँ यह अधिक समय तक रहता है, जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है, उपरोक्त सभी। प्लास्टिक कचरे के संबंध में विकल्प ए गलत है, क्योंकि प्लास्टिक एक गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, इसके खाद आप नहीं बना सकते। तो गलत सवाल हमसे पूछा है, गलत कौन है? तो गलत ये कथन है। बाकी ये अधिक समय तक रहता है, ये सही है। जलने पर जहरीले धुएं देता है, एकदम सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक कचरे के लिए कौन कथन गलत है। क्या प्लास्टिक से खाद बनता है? नहीं भाई, प्लास्टिक तो डिग्रेडेबल है ही नहीं, वो हमारे पर्यावरण में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। अब प्लास्टिक इसलिए पन्नी को तो बैन किया जाता है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है कृषि है भाई। हमने वनों को काटे और सारे वन को कृषि में बदल दिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के डैश में एक सदी पैमाने पर वृद्धि देखी गई। अधिक तापमान। ग्लोबल वार्मिंग जब भी जलवायु प्रणाली में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी जाएगी, तापमान अधिक हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया। देखिए, यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हिमखंड है वो पिघलेगा और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। हो सकता है पृथ्वी जलमग्न हो जाए आने वाले 200-400 सालों में। अगला सवाल। काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो काला हिरन जो हमारा है वो लुप्त प्राय प्रजाति है। काला हिरन लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों 40 सवाल थे जीएस के, 1 से लेकर के 30 सवाल आपके किससे थे? आर्ट ऑफ टीचिंग से। अन्य दक्षता से 10 सवाल जिसे आप जीएस कहते हैं, और अब 10 सवाल जो है वो मैथ्स 5 और रीजनिंग्स 5 है, जो कि आप खुद से बना सकते हैं, बहुत नॉर्मल सा रहता है। तो आज का सेशन यहीं हम लोग समाप्त करते हैं।
यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिना किसी सर्च के। और मैं एक बात बता दूं कि प्लेलिस्ट में हमारा बना हुआ है आर्ट ऑफ टीचिंग का कुल 7 सेट अपलोडेड है, आप उसे एक बार जरूर देखिए। इसके अलावा यदि बिहार स्टेट के आप फिजिक्स के एस्पिरेंट हैं, फिजिक्स पेपर 2 के, तो उसका भी मैं इस चैनल पे करा रहा हूं और उसका भी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल में है, आप प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।